मैं सर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सर जो है सर का नाम है सत्य तिवारी एंड सर आईटी प्रोफेशनल है महाराष्ट्र की एक कंपनी में। उसके साथ ही सर का एक यूट्यूब चैनल है सत्य तिवारी के नाम से। तो वहाँ पे सर जो अनटोल्ड फैक्ट्स होते हैं, हिडन जो ट्रूथ होता है, जो हम कभी न्यूज़ मतलब बिजी शेड्यूल होता है हमारा, तो हमें नहीं पता होता है बहुत से फैक्ट्स जो हम मतलब हमारे देश में ही कुछ ऐसे देशद्रोही है जो हमारे देश को डेवलप होने से रोकते हैं, वो ऐसे एजेंडा फैलाते हैं। तो वो हम जानेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो वैक्सीन वॉर जो मूवी आ रही है, अपकमिंग मूवी, उससे रिलेटेड है। तो सर उसके बारे में हमें इन डिटेल्स बताने वाले हैं कि कैसे हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की स्किल्स पर सवाल उठाया गया था। तो सर थैंक यू सो मच अगेन एंड ओवर टू यू। आप बताइए हमें बहुत बहुत धन्यवाद इसको। प्रेरणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने इतना अच्छा इंट्रोड्यूस किया है। और देखिए क्या होता है कि हमारे जो देश में बैठे हुए हैं कुछ तथाकथित सेकुलर मीडिया बुद्धिजीवी, जिसको आजकल हम नाम से बुलाया करते हैं, और वो लोग जी हमें अंधभक्त के नाम से बुलाया करते हैं, तो ये वॉर तो नैरेटिव वॉर तो बहुत पहले से चल रहा है, तो ये जी कोई जी नई बात तो है नहीं। बट होता क्या है कि जब आप एक लंबे समय तक आप शासन कर लेते हो और उस शासन में आप इतने भ्रष्टाचार, इतने मतलब इतना भ्रष्ट आप शासन करते हो कि आप लोग त्रस्त हो जाते हैं, और लोग त्रस्त हो जाते हैं तो आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकते हैं। यही सी जी बात है कि लोकतंत्र है, और जनता जब देखती है कि आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया तो वो आपको उखाड़ फेंकती है, और आपको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है। तो आप जी क्या करते हो कि आप फिर से सत्ता पे काबिज होने के लिए आप साम दाम दंड भेद सारी पॉलिटिक्स अपना लेते हो। और जब आप उसमें राइट भी सक्सेस नहीं हो रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने ही फिर देश पर, अपने ही लोगों पर सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हो। अब आप सोचिए कि 70-75 साल हमको देश आजाद हुए हो गया है, लेकिन आज हम चांद पर हमारा चंद्रयान जा रहा है, जी बिल्कुल जो बहुत पहले चला जाना चाहिए था। आज हम हर फील्ड में नंबर वन हो रहे हैं, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो कहीं ना कुछ तो कमी रहा होगा। आज हमारा देश, सोचो कि हमारा जो देश है, हमारा जो आर्यावर्त है, हमारी जो भारत भूमि है, वो ऋषि मुनियों की भूमि रही है। एक से एक यहाँ पे ऋषि मुनि पैदा हुए, एक से एक विद्वान पैदा हुए, एक से एक महावीर पैदा हुए, एक से बड़े योद्धा पैदा हुए हैं। तो जो धरती इतने वीरों की रही हो, ऋषि मुनियों की रही हो, ज्ञान की रही हो, उस जगह पर आप 75 साल में अपने वैज्ञानिकों को इतना फ्रीडम नहीं दे पाए, अपने डॉक्टरों को इतना फ्रीडम नहीं दे पाए, अपने जो है साइंटिस्ट लोगों को इतना फ्रीडम नहीं दे पाए कि वो आजादी से कुछ काम कर पाए, अपने सैनिकों को इतना फ्रीडम नहीं दे पाए कि आप पाकिस्तान जैसे पिच्चू से देश को आप कंट्रोल नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं तो आपके शासन में कमी थी। लेकिन अब राइट जब आपकी सत्ता हट गई, आपके आपके कहते हैं चेहरे से मुखौटा हट गया, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे नैरेटिव्स बनाने पर तुल गए हो कि अब जो सरकार है, अब जो वर्तमान सरकार है, अब जो कर रहा है ये काम, जो हमारे आजाद भारत को आजाद महसूस करा रहा है लोगों को, तो उसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको आप विकास करने से रोक रहे हो। आप उसके लिए आप अपने ही साइंटिस्ट, अपने ही डॉक्टर्स, अपने ही सैनिकों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो। तो ये वॉर जो है, नैरेटिव वॉर्स, इस कुछ दिनों से नहीं, मतलब कुछ सालों से ज्यादा हो चुका है, जहां पर सबके मुखौटे हट चुके हैं। पहले कैसा था कि पहले इंटरनेट नहीं था, लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, लोगों को जो पढ़ाया गया, जो बताया गया, जो दिखाया गया, वो लोग देखते चले गए, बातें करते चले गए, उसी पे लोग भरोसा करते चले गए। अब जब इंटरनेट का दौर आया है तो लोग अब जी सच जान रहे हैं, लोगों तक सच पहुंच रहा है इंटरनेट के माध्यम से। और ये इंटरनेट का बहुत अच्छा मैं फायदा समझता हूं कि इससे लोगों को बहुत फायदे हुए हैं, लोगों तक सच पहुंच रहे हैं। लोग अब जानना चाहते हैं लोगों के अंदर क्यों, ऐसा क्यों है। ये क्यूरियोसिटी जो है, ये वाली बात लोगों के अंदर अब आ रही है। और ये मेरे अंदर भी अब आती है कि अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों हुआ। जब हमको बताया गया कि हम 1000 सालों से, हम 800 सालों से मुगलों के गुलाम थे, हमको बताया गया कि हम 200 सालों अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उसके बाद जब ये हमारे सामने इतिहास निकल कर आती है कि यार मुगलों से पहले तो हमारे चोल साम्राज्य थे, हमारे गुप्त साम्राज्य थे, हमारे मगध साम्राज्य थे, पल्लव, इतने सारे साम्राज्य थे, और सब एक से बढ़कर एक वीर हुआ करते थे। तो फिर हम मुगलों के गुलाम कैसे हो गए। जी, करेक्ट ये सवाल मन में आता है ना। ये हम मुगलों के गुलाम कैसे बन सकते, जहां एक से एक और वीर योद्धा पैदा हुए हैं, जहां पे महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा पैदा हुए, वहां पे अकबर महान कैसे हो गया। ये सवाल जब हमारे मन में उठता है, तब हम कहीं ना कहीं फिर उस से क्यों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। और जब हम इस क्यों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, तब हमें पता चलता है
कि यार महाराणा प्रताप ही महान थे, अकबर को महान तो बताया गया। तो ये नैरेटिव चलाया जाता है हमारे देश में। तो ये नैरेटिव चलाने वाले कौन है? तो यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि ये कौन है और ये ऐसा करते क्यों है। तो ये सारे सवाल जब हम खोजते हैं तब हमको ये सारी चीजों का सवाल जवाब मिलता है। और मैं यही सब कोशिश करता हूँ कि हमारे जो जनरेशन है, हमारी जो नई पीढ़ियां हैं, जिनके पास समय नहीं है, बहुत सारे लोग हैं अभी भी मैनिपुलेटेड हैं, निकले हुए हैं उसी मैकाले के स्कूल से, तो उनको नहीं पता ये सारी चीजें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि देखो, अगर मैं समय निकाल कर अगर थोड़ी सी भी जानकारी, इस अथाह समुद्र है जानकारी के, मतलब कहते हैं ना कि यहाँ पर अथाह समुद्र है, बहुत सारी, आप जो भी खोदने जाओगे तो वहां से अगर थोड़ी सी भी जानकारी मैं निकाल कर कुछ लोगों तक भी पहुंचा दूं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ इस चीजों में। और लोग जब सुनते हैं, बात को जानते हैं और जब अप्रिशिएट करते हैं कि सर आपने बहुत अच्छी बातें बताई, तो कहीं ना कहीं खुशी होती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, प्रेरणा जी, कि वैक्सीन वॉर जो मूवी आने वाली है, तो जी। ये एक्चुअली वॉर क्यों इसको बोला गया, इसके पीछे का कारण अभी विवेक अग्निहोत्री जी ने भी बताया था और नाना पाटेकर ने जी ने भी बताया था कि वॉर नैरेटिव, मतलब द वैक्सीन वॉर मूवी का नाम क्यों रखा गया। तो इसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग बताना चाहूंगा कि जब हमारा ये जब कोरोना का टाइम था और जब पैंडेमिक ये शुरू हुआ था, उस समय से ही ये जो लड़ाई है, जो वैक्सीन बनने की, वो जर्नी मैं आपको मतलब बताऊंगा मैं आपको, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा 2014 से। 2014 में एक प्रधानमंत्री जो बनता है, चाय वाला बनता है, ठीक है। अब चाय वाला बनता है और वो चाय वाला इतना इस देश को डेवलप करने की कोशिश करता है, दिन रात उसमें मेहनत करता है, एक दिन की भी उन्होंने अभी तक छुट्टी नहीं ली। आपको पता होगा आरटीआई भी रिपोर्ट निकली थी। तो वो कहीं ना कहीं उस देश को बहुत आगे ले जाने का उसका जो विजन है वो है, और ये बात लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। और आज विश्व के रैंकिंग में आज वो नंबर 1 पे है। मतलब आज हमारे भारत को वो नंबर 1 पे वो पहुंचा दिया। G20 का सम्मेलन इसका एक एग्जाम्पल है। अच्छा, तो होता क्या है कि इस दौर में एक बायो वॉर छिड़ रही है, क्योंकि क्या होता है कि हथियारों से लड़ाई बहुत हो चुकी है, दो विश्व युद्ध हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये लड़ाई बहुत बार हो चुकी है, और यहाँ पर सारे देशों को पता है कि अगर फिर से वर्ल्ड वॉर अगर वो करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो चाइना जैसा जो देश है वो कहीं ना कहीं इस पूरे बायो वॉर का एक मेन कैरेक्टर है। तो उस देश ने एक वैक्सीन को ये किया है, और उस वैक्सीन को उसने पूरा, मतलब ये तो पता है सब लोगों को मोस्टली कि चाइना से ये कोरोना वायरस निकला है। अब ये वायरस सारे देशों में फैल जाता है। ये वायरस सारे देशों में फैलता है, सारे देशों में मतलब एक तरह से त्राहिमाम मच जाता है कि लोग मरने लगते हैं इस वायरस से, सब कुछ ऐसा होने लगता है। लेकिन जब ये बात भारत में, जब ये वायरस भारत में आता है, तो यहाँ पर नैरेटिव पहले बनाया जाता है कि पता है कि कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगा था। सबसे पहले एक दिन का लॉकडाउन लगा था, उसके बाद फिर 23 मार्च को पूरा देश में 1 महीने का लॉकडाउन लग गया था। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ाया गया। तो पहले तो ये नैरेटिव बनाया गया कि देखो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, और लॉकडाउन लगाने के बाद ये बहुत ज्यादा लंबा लॉकडाउन लगेगा, और इस तरह से उन लोगों ने मजदूरों में और यहाँ के लोकल जो महाराष्ट्र में, दिल्ली में रहने वाले जो माइग्रेंट लोग हैं, उन लोगों के दिमाग में ये भ्रम डाल दिया कि ये लॉकडाउन बहुत लंबा लगने वाला है और तुम लोग भूखे मर जाओगे और अपने गांव चले जाओ। अब जिस समय पे आप सोचो कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना था, जिस समय पर लोगों को पेशेंस रखना था, उस समय पे इन लोगों ने ऐसा नैरेटिव बनाया कि लोग डर गए बिल्कुल। और डर के जो है, आप पैदल निकल गए, कोई गाड़ी से निकल गया, कोई ट्रेन से भाग रहा है, कोई ट्रक से भाग रहा है छुप के। ऐसा बहुत सीन हमको उस समय पे ये चीज देखना पड़ा। अब इसके बाद एक नैरेटिव ये चलाया गया, फिर उसमें सरकार को ट्रोल किया गया। फिर उसके बाद नैरेटिव चलाया गया कि वैक्सीन जो इसकी दवाई है, वो दवाई भारत नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि भारत इतने सालों से, जाहिर सी बात है, कितने सालों से वैज्ञानिकों को रिसर्च करने का मौका ही नहीं मिला। अभी तक होता क्या था कि हमारे देश के वैज्ञानिकों को, वैज्ञानिक फॉर्मूलाज खरीदते थे, फॉर्मूला दूसरे देश के वैज्ञानिक डेवलप कर लिए किसी भी दवाई को या फिर किसी मेडिसिन को, और वहां से ये फॉर्मूला खरीद के और उसको 2 कॉपी बना के बेचा करते थे। और ये पूरा सिंडिकेट चल रहा था। इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि मेडिकल माफिया भी इंक्लूडेड है, जिसकी वजह से ये सारी चीज नहीं होने दिया करते थे। ठीक है। अब होता क्या है कि जब वैक्सीन बनाने की बारी, भारत सरकार जब फैसला लेती कि हम अपनी वैक्सीन खुद बनाएंगे, तब वहां पर इन लोगों को ये होता है कि अगर वैक्सीन बन गई, अगर भारत सरकार के इस समय पर, अगर इस समय पर वैक्सीन बन गई तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। उपलब्धि हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि
भाई हर चीज तो वोट बैंक से जोड़ कर देखी जाती है, पॉलिटिक्स से जोड़कर देखी जाती है। हाँ, बन गई तो फिर ही तो बीजेपी के राज में बन गई, ऐसा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर उन लोगों ने एक नैरेटिव चलाना स्टार्ट किया कि इंडिया कांट डू इट, इंडिया ये वैक्सीन बना ही नहीं सकती है। मतलब एक मनोबल गिराने के लिए। और ये नैरेटिव क्यों चलाया गया, इसका मैं एग्जांपल आपको थोड़ा एक उससे समझाता हूँ कि देखिए, मैंने जैसे बताया था कि महान महाराणा प्रताप थे, लेकिन नैरेटिव क्या चलाया जाता है, महान अकबर। क्यों चलाया जाता है ये नैरेटिव? ये नैरेटिव इसलिए चलाया जाता है क्योंकि हम एक भी दिन के लिए मुगलों के गुलाम कभी नहीं रहे। हम एक भी दिन के लिए, जो कहते हैं कि 800 साल या 300 साल या 500 साल